नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एक बार सभी प्रिय साथी जल्दी से सेशन को शेयर करके लाइव आए और फास्ट हम लोग बेस्ट तरीके से आज आप सभी लोगों को पता है, थंबनेल में देख चुके होंगे कौन से टॉपिक पर आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं। संवैधानिक निकाय से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, टॉपिक क्या है आज का, तो जल्दी से सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाए। संवैधानिक निकाय। आप में से जल्दी से सभी लोग बताएं, संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं, संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? आखिरकार संवैधानिक निकाय होते क्या है? जल्दी से सभी मेरे प्रिय साथी एक बार कमेंट करके बताएं, संवैधानिक निकाय क्या है? तो दोस्तों, यदि मैं आपको बताऊं, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, एके मोटिवेशन, सुयेश, सोनू, मोहम्मद, नदीम खान, मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरे तरफ से ढेरों सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप आगामी परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करें, तहे दिल से यही आपकी मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। जल्दी से मेरे प्रिय साथी बताएं कि संवैधानिक निकाय होते क्या है? किसी को पता है? चल, तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जिनका जिक्र संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में हो। कहां पर? संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत, संविधान के जो विभिन्न अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों के तहत जिन निकाय का उल्लेख होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। राइट, उसे हम क्या कहते हैं? संवैधानिक निकाय कहते हैं। सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जान ले, जिनका जिक्र कहां पर होता है। सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताओ, सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताओ कहां पर जिक्र होता है। तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में जिनका जिक्र होता है उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। अच्छा, मान लो कि इसमें कोई बदलाव करना हो, संवैधानिक निकाय में कोई बदलाव करना हो तो क्या करना पड़ेगा? किसी को पता है? जल्दी से बताएं। संवैधानिक निकाय में यदि कोई बदलाव करना हो तो क्या करना पड़ता है? कोई बता सकता है? सभी मेरे प्रिय साथी बिल्कुल एक्टिव हो जाए। कोई बता सकता है? यदि संवैधानिक निकाय में कोई भी परिवर्तन करना हो तो क्या करना होगा? कशिश तिवारी, हेलो, जल्दी से बताएं सभी मेरे प्रिय साथी। संवैधानिक निकाय में कोई भी परिवर्तन करना हो तो क्या करना होगा? तो मेरे प्रिय साथी आपको मैं बता दूं, यस, वेरी गुड, रत्नेश दुबे, बहुत सुंदर। सोनू, वेरी गुड जवाब, वेरी गुड जवाब, बहुत सुंदर। आपने मुझे बिल्कुल एक ऊर्जा में भर दिया ये जवाब। अंजलि पांडे, वेरी गुड। अमर यादव, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से सभी, इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति
कौन करता है, कोई बताए, जल्दी से सभी प्रिय साथी कमेंट करके बताए कौन करता है, इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताए। संवैधानिक, बहुत सुंदर, वेरी गुड। योगेश, सर्वजीत, अंजलि, बदमाश लड़का, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों इन्हें, इन निकायों के सदस्यों को अपने पदों की पर्याप्त सुरक्षा दी जाती है, अपने पदों की पर्याप्त क्या दी जाती है, पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा दी गई है, ठीक है। चल, तो दोस्तों सभी लोगों को क्लियर हो गया संवैधानिक निकाय क्या है, सभी लोगों को क्लियर हो गया, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। आप लोगों का जो प्रयास है बहुत बहुत शानदार है। दोस्तों राष्ट्रपति जो भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरे स्थान पर भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख, राज्य का प्रमुख होता है। यह राष्ट्रपति जो होता है इसे राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि यह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका का क्या होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। और एक बात ध्यान रखना, नाम मात्र का प्रधान, कोई पूछे क्यों यह नाम मात्र का प्रधान है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान क्यों है, तो सिंपल तरीके से बताना कि आर्टिकल 53 जो है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जो वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। लेकिन वहीं आर्टिकल 74 कह देता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, वहीं वह नाम मात्र का प्रधान हो जाता है। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 79 कहता है कि यह संसद का अभिन्न अंग होता है। कौन, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मतलब कि जो संसद है वह राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगा। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से, लेकिन ध्यान रखने की क्या बात है कि राष्ट्रपति जो होता है न ही लोकसभा का सदस्य होता है न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रपति न ही लोकसभा का सदस्य है न ही राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। कोई पूछे ऐसा क्यों किया गया है, तो साधारण शब्दों में जवाब देना कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कोई भी विधेयक या तो लोकसभा में पेश होगा या तो राज्यसभा में पेश होगा, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर अंतिम मोहर लगाता है, तब वह विधेयक कानून का रूप धारण करता है। सभी लोगों को क्लियर हुआ? सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट करके बताएं। एक बार सभी लोग सेशन को और जबरदस्त तरीके से शेयर करें। आप लोगों की संख्या बल कम है, हम इस संख्या बल को 100 पार करते हैं। एक कोशिश आप करिए, एक कोशिश हम करते हैं और दोनों मिलकर बेस्ट तरीके से कार्य करते हैं। यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन रत्नेश जल्दी आ जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। आइए आज के प्रथम क्वेश्चन पर एंट्री करते हैं।
भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? राइट दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्यों को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को यह जवाब देना है। चलिए मैं बगल हो जाता हूं ताकि आप लोग चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए। पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है? सभी बताएं, सभी बताएं। हुसैन राजा, आप टीम से बात करिए, टीम आपकी जरूर मदद करेगा, ठीक है? चलिए सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। विनोद का जवाब आ गया है। विनोद, अंजलि, सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए और इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। हाँ, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए सभी मेरे प्रिय साथी इस शानदार प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी मेरे प्रिय साथी, और सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? प्लीज हुसैन राजा, आप के कमेंट से और लोगों के कमेंट बाधित हो रहे हैं, तो आपसे मेरा प्रथम आग्रह है कि आप कृपया करके थोड़ा सा, ठीक है? चलिए सभी मेरे प्रिय साथी, आपकी जो समस्याएं होंगी संस्था बिल्कुल सुनेगा, तो आप बेफिक्र रहिए। चलिए सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। चलिए, वेरी गुड, सभी प्रिय साथी जवाब दीजिए। तो दोस्तों यहां पर आप में से कई लोग गलतियां किए हैं, कुछ लोग सही करने की कोशिश किए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का जो गठन था, विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किया गया। इसका कार्य क्या है? अगर आपसे पूछे इसका कार्य क्या है तो आप जवाब देना, इसका कार्य है मेरे प्रिय साथी कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू कराना, कार्यक्रम लागू कराना, साथ ही उसका मूल्यांकन करना और निगरानी करना, यह जो है इसका कार्य है। और यह किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करेगा? तो साधारणतः 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो ए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। तो दोस्तों आप सभी लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन, केवल दो और तीन। तो दोस्तों आप सभी लोग इस शानदार प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं बगल हूं और देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएगा। चलिए एक कोशिश करते हैं और सही जवाब देने की कोशिश करते हैं। चलिए सभी प्रिय साथी जवाब दीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आप शेयर करे रहेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा? चलिए सभी मेरे प्रिय साथी इस शानदार प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा? चलिए सभी मेरे प्रिय साथी कोशिश करिए कि क्या जवाब होगा। चलिए तो दोस्तों आप में से कई लोग जवाब देने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप में से कई लोग जवाब भी दे दिए हैं। दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दूं कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? सभी लोग बताओ, वर्तमान समय में भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? वर्तमान समय में कितने सदस्यीय निकाय है? सभी लोग बताएं, जिसको पता है कि बताए कितने सदस्यीय निकाय है? वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। कितने? 3 सदस्यीय निकाय है। राइट, 3 सदस्यीय निकाय है। और ध्यान रखने की बात यह है मेरे प्रिय साथी कि इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा 2 अन्य सदस्य होंगे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य होंगे और इसमें ऑप्शन 3 केवल सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा करता है। तो दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हैं। इसी पर सभी लोग बताएं कि निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में है, किस भाग में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? किस आर्टिकल तक? चलिए सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दे। सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दे। सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दे। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? सभी मेरे प्रिय साथी इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। तो यहां पर सर्वजीत ने जवाब दे दिया है और देखते हैं कौन प्रिय साथी जवाब देगा। थोड़ा सा सेशन को आप सभी लोग शेयर करें, यह संख्या बल और बढ़ना चाहिए। आपके कोशिश से यह बढ़ेगा, आप प्रयास करिए। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं तो आप एक कोशिश करिए। ठीक है मेरे प्रिय साथी, चल तो दोस्तों आप में से कई लोग जवाब दे रहे हैं और आपका जवाब बिल्कुल शानदार है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग की चर्चा किस भाग में है, तो भाग 15 में है। भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की चर्चा है। और ये जो निर्वाचन आयोग है ये एक अखिल भारतीय निकाय है। अखिल भारतीय निकाय है। ठीक है, निकाय है जो क्या कार्य करता है?
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनाव संबंधी क्या करता है, दिशा निर्देश करता है। चुनाव संबंधी क्या करता है, दिशा निर्देश करता है, दिशा निर्देश करता है, निर्देश करता है। ठीक है, चल सभी क्लियर हो गए, सभी क्लियर हो गए। एक बार सभी प्रिय साथी एक स्माइल की इमोजी, एक प्यारी सी स्माइल की इमोजी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी मेरे प्रिय साथी एक बार फास्ट फास्ट कमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चलिए नेक्स्ट, भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। चलिए सभी मेरे प्रिय साथी इस प्रश्न का जवाब दे, चौथे प्रश्न का जवाब दे सभी मेरे प्रिय साथी, चौथे प्रश्न का सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दे। देखते हैं कौन इस चौथे प्रश्न का सही जवाब देगा। चल सभी मेरे प्रिय साथी चलिए जवाब दीजिए, सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। दिल गलती कर बैठा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोशिश करिए, कोशिश सभी करिए। चलिए सभी जवाब दीजिए। चलिए चौथे प्रश्न का सभी जवाब दीजिए, सभी मेरे प्रिय साथी चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा। चलिए सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। चलिए सभी बताएं। सर्वजीत चौधरी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने, अरुण त्रिपाठी भी सही जवाब दिए है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि डी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आप सभी को पता है वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का कार्य दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्य, कहा संघ एवं राज्यों के बीच जो कर है, संघ एवं राज्यों के बीच, ठीक है, करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए, कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, ठीक है, आवंटन, ठीक है। चल ये क्लियर हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ कि वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? चलिए सभी इस प्रश्न का जवाब दें। वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। वित्त आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? वेरी गुड, बहुत सुंदर, आर्टिकल 280 में।
आप सभी बताओ ये किस प्रकार का निकाय है, किस प्रकार का निकाय है? जल्दी से बताएं, ये किस प्रकार का निकाय है? न्यायिक निकाय है कि अर्ध न्यायिक निकाय है? जल्दी से बताएं, न्यायिक निकाय है कि अर्ध न्यायिक निकाय है? वित्त आयोग एक न्यायिक निकाय है कि अर्ध न्यायिक निकाय है? जल्दी से बताएं। अंजलि, पांडे, तनु, चलिए सभी जवाब दीजिए, सभी प्रिय साथी जवाब दीजिए। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो दोस्तों वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है, और साथ ही यह सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है। ठीक है, सलाहकारी निकाय है। चलिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 की 2 और 4। चलिए मैं बगल हो जाता हूं, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आपके बीच में 5वां प्रश्न है और देखते हैं 5वें प्रश्न का कौन जवाब देता है। चलिए सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। इस 5वें प्रश्न का सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। 5वें का क्या जवाब होगा? चलिए सभी मेरे प्रिय साथी इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 5वें प्रश्न का जवाब क्या होगा? सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए। बहुत सुंदर, आप लोगों की कोशिश है, बहुत शानदार। चलिए यहां पर सभी प्रिय साथी जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दे रहे हैं। चलिए सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। चलिए तो दोस्तों ये कथन क्यों गलत है? दोस्तों संभालने के तारीख से 5 वर्ष होता है कि कुछ और होता है? कोई बता सकता है? 5 वर्ष ही होता है? कोई बता सकता है? क्या 5 ही वर्ष होता है? क्या 5 ही वर्ष होता है? मैं कह रहा हूं 6 वर्ष होता है। मैं कह रहा हूं 6 वर्ष होता है, और मैं कह रहा हूं 62 की जगह 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष होता है। सभी प्रिय साथी बताएं, सभी बताएं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 6 वर्ष अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो होता है। तो मेरे प्रिय साथी चौथा विकल्प तो गलत हो गया, और चौथा के गलत होते ही ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत हो गया, ये और 2 ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों पहला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बचा 2 और 3। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो बी इज द राइट आंसर। सभी लोग क्लियर हुए? बी इज द राइट आंसर। सभी प्रिय साथी कमेंट, सभी मेरे प्रिय साथी कमेंट। मजा आ रहा है? सभी लोग बताएं मजा आ रहा है?
जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे और सेशन को और शेयर करें, जबरदस्त तरीके से शेयर करें। मजा आ रहा है कि नहीं? चल कोई बात नहीं, आइए। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, कि राज्यसभा द्वारा, कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। चलिए इस शानदार प्रश्न का सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए, सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए इस शानदार प्रश्न का। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और देखते हैं कौन इस शानदार प्रश्न का जवाब दे सकता है। चल सभी लोग जवाब दीजिए, सभी जवाब दीजिए, सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए, क्या होगा सही। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देगा। चलिए चलिए तो दोस्तों आप सभी का जवाब बिल्कुल आ रहा है। तो मैं सभी और जल्दी से जवाब दे, क्यों इतना वेट करा रहे हैं? फास्ट जवाब, अभी हम लोगों को और प्रश्नों की श्रृंखला पार करना है। तो दोस्तों यहां पर बी इज द राइट आंसर। संबंधित राज्य निवेदन करेगा और तब संसद। तो दोस्तों तब जाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अभी क्वेश्चन की श्रृंखला और ज्यादा होंगे। बस आप लोग, एक प्रार्थना है कि आप सभी लोग प्ले स्टोर पर जाकर एग्जामपुर को ऐप आज ही डाउनलोड करेंगे। क्लासेस खत्म होने के बाद आप सभी को क्या काम करना है कि दोस्तों आपको एग्जामपुर ऐप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर में आपको एग्जामपुर ऐप मिलेगा, आप डाउनलोड कर ले। इसमें जॉब अलर्ट्स, स्ट्रक्चर पेड कोर्स, फ्री पीडीएफ्स, अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, इतना सब कुछ मिल रहा है। और दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे बीच मध्य दो बैच है। एक तो आपका एनसीईआरटी समग्र, जो दोस्तों बहुत ही शानदार बैच है। आपको एनसीईआरटी मतलब शून्य से शिखर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। दोस्तों यह सिर्फ बैच 999 में है। एनसीईआरटी बस कोड लगाएंगे आपको मिल जाएगा। प्लस वेद सर की एक पॉलिटी स्पेशल बैच है जो कि 999 रुपए में है। और दोस्तों वेद 60 आप कोड लगाएंगे, आपको यह बैच 999 मिल जाएगा। तो देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी से। अर्पिता गुड आफ्टरनून, अगर बैच नहीं ज्वाइन की हो बिल्कुल ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बहुत शानदार एनसीईआरटी समग्र जिसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, आपको एक एक बारीकियों से परिचित कराकर आपको टॉप लेवल पर ले जाने की हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर रहा हूं। दोस्तों आइए हम लोग करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 320, 322, 324, 326। चलिए सभी जवाब दीजिए, सभी जवाब दीजिए इस प्रश्न का, सभी जवाब दीजिए। चलिए सभी इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए सभी मेरे प्रिय साथी इस शानदार प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए सभी एकदम फास्ट। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर,
बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड। तो दोस्तों सातवें का सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 324 है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं, किस आर्टिकल में है? जल्दी से मुझे बताएं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में CAG कहते हैं, क्या? CAG, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों आप में से कई लोग जवाब दे रहे हैं, जल्दी से फास्ट जवाब दीजिए। बहुत सुंदर आपका प्रयास चल रहा है, बहुत बेहतरीन आपकी कोशिश है, वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। तो दोस्तों आपकी चर्चा आर्टिकल 148 में है, 148 में है, ठीक है, 148 में है। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताओ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की चर्चा किस आर्टिकल में है? पिछड़ा वर्ग की चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? देखते हैं कौन सही जवाब देगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग बताएं। सभी मेरे प्रिय साथी बताएं। तो दोस्तों आप में से कई लोग गलत बता रहे हैं। याद कर लीजिए, आर्टिकल 338 के ख में किया गया है। जल्दी से बताएं, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा किस आर्टिकल में है? प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं। सभी बताएं। बदमाश लड़का क्यों आपको नहीं पता है? क्या नाम है आपका? चलिए, मुझे लगता है कि MC स्क्वायर से बड़े प्रभावित हैं, तभी बदमाश लड़का नाम रखे हैं। ऐसा क्या सही है? चलिए सभी बताएं। आप में से कई लोग सही भी बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है? तो दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा आर्टिकल 323 के क में किया गया है। जल्दी से बताएं, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है?
जल्दी से बताएं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? सभी बताएं, सभी बताएं प्रश्न, इन प्रश्नों का सभी जवाब दो। जल्दी से। सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दो। तो दोस्तों आर्टिकल 338 में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा, जनजाति आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं, अनुसूचित जनजाति आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो दोस्तों आर्टिकल 338 के क में, वेरी गुड, बहुत सुंदर, आर्टिकल 338 के क में किया गया है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर चुनिए। कथन है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। कोट ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए सभी इस प्रश्न का जवाब दे। चलिए सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे। 8वां प्रश्न है और सभी लोग जवाब दे। सभी लोग जवाब दे, सभी फास्ट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा आपका प्रयास। चलिए 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग कोशिश करिए कि 8वें का जवाब दे। चलिए सभी जवाब दे। वाह वाह, आज तो आप लोग बिल्कुल एकदम दिल खुश कर दिए। कभी कभी आप लोगों पर बड़ी खुशी होती है कि आप लोग प्रयास बड़ा शानदार करते हो, प्रयास बहुत शानदार करते हो। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब है, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ए सही है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक अर्ध न्यायिक भी निकाय है, और यह एक सलाहकारी निकाय है। संवैधानिक निकाय इसलिए क्योंकि आर्टिकल 280 में इसकी चर्चा है। संवैधानिक निकाय वो है जिन निकायों की चर्चा संविधान के तहत की गई है अनुच्छेदों में। लेकिन कारण जो आर है ये बिल्कुल गलत है, तो ए सही है किंतु आर गलत है। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत ही शानदार प्रयास हुआ, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए सही उत्तर चुनिए। कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। कोट ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही, ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। चलिए 9वें प्रश्न का आप सभी लोग जवाब दीजिए। 9वें प्रश्न का सभी मेरे प्रिय साथी जवाब दीजिए।
9वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? चलिए सभी प्रिय साथी जवाब दीजिए। हाँ, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए, मैं बगल हो गया। 9वें प्रश्न का सभी प्रिय साथी जवाब दें। आप लोगों का प्रयास बिल्कुल शानदार चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कोशिश। तो दोस्तों, 9वें का सही जवाब क्या है? तो सी इज द राइट आंसर। कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका है। उक्त आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर जो भी पहले हो धारित करता है। तो सी इज द राइट आंसर। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, पीएम द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए सभी जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सभी जवाब दीजिए। 10वें का। दसवें प्रश्न का सभी जवाब दो। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत शानदार प्रयास, बहुत अच्छा। चल, तो दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए, निम्न में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए पुट्स करके सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। कोड केवल 1 और 2, 1 2 3, 2 3 और 4, 1 2 3 4। चलिए जवाब दीजिए। आपकी स्क्रीन पर 11वां प्रश्न है। चलिए सभी बताएं। इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हम इंतजार करेंगे आपके जवाब का। कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जवाब देंगे। दोस्तों, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी तक एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, वो आज ही प्ले स्टोर पर जाएं और एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कर लें। इसमें जॉब अलर्ट्स, स्ट्रक्चर पेड कोर्स, फ्री पीडीएफ्स, अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है। और दोस्तों, एनसीईआरटी समग्र, जिसकी फीस ओनली 999 रुपए है। एनसीईआरटी कोड लगाने पर आपको यह 5999 जगह 999 मिलेगा। बहुत शानदार बैच है, बहुत ताबड़तोड़ बैच है। और दोस्तों, वेद सर की पॉलिटी स्पेशल बैच जो कि 999 में है, वेद 60 कोड लगाते ही आपको यह बैच मिल जाएगा। तो देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी से जुड़िए, हम आपका इंतजार करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं जहां तक जान रहा हूं बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।
भाई